हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नेम है स्पेस लैटिस एंड द यूनिट सेल, इट्स टाइप्स, इट्स पैरामीटर एंड पार्ट्स ऑफ द यूनिट सेल। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल की नॉलेज वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से लिंक्ड ये वाला लेक्चर नंबर 2 है। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये वाला लेक्चर हर स्टूडेंट का फेवरेट लेक्चर होता है और इसमें बच्चे बहुत नई नई बातें सीख के सॉलिड स्टेट के इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट का बार बार वही मॉडल जो हम हर लेक्चर में देखते हैं। ये जो मॉडल है ये एक सॉलिड को एक्सरे से स्टडी करके उसकी जब इमेज बनाई थी, देखो हर चीज़ में जब हम एक्सरे पास करते हैं तो जो उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं मैटर में, उसकी आगे इमेज बनती है। उस इमेज को हम फोटोग्राफिक प्लेट पे उसके इम्प्रेशंस लेते हैं और वहाँ से डायग्राम बना के ऐसे मॉडल बनते हैं। कहने का मतलब ये मॉडल काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एफर्ट से बनते हैं। मतलब एक्चुअल में ये सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं उसी के बेस पर ऐसे मॉडल बनते हैं। तो आज हमने सॉलिड स्टेट को 3D व्यू से देखना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी मल्टी कलर पेन यूज़ करने, डायग्राम बनाते हुए, तो मैं ये सारी बातें आपको एक के बाद एक समझाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये कोई सॉलिड है, हमारे आसपास इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, इतने सारे सॉलिड हैं। आप लोग रूम में देखना हमारे आसपास कितने सॉलिड्स हैं। मोस्टली हम इस लेक्चर के ऑनवर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करेंगे, चाहे वो मेटेलिक है, चाहे वो कोवलेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूलर है, चाहे वो आयनिक है। तो ये एक सॉलिड है। सॉलिड को इंटरनली माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करने के लिए उसमें से एक्सरे पास की गई। ये सोर्स है एक्सरे का, सोर्स। और ये सारा काम एक साइंटिस्ट है, उसका नेम है W.L. ब्रैग, इसने किया। इसको हम फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज्ड हैं, कितने एंगल पर हैं, कितने डिस्टेंस पर है, कौन सी डायरेक्शन में है और उनके एक्सिस क्या क्या हैं, उसको बहुत माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करना। इस ब्रांच को बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। और W.L. ब्रैग, W.H. ब्रैग ने क्रिस्टलोग्राफी में काफ़ी बहुत नए नए रिसर्च किए और अपने इस लेवल की स्टडी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने किसी भी सॉलिड के थ्रू एक्सरे की वेव पास की। हमें पता है इस सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो लेयर्स में, रोज में अरेंज्ड है। जब उनमें से वेव ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। तो जैसे उसका रिफ्रैक्शन हुआ, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमने इसके थ्रू निकाली, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज करने के बाद उसमें आगे एक पैटर्न आया। ये वाला सारा पैटर्न है, पैटर्न आया और ये पैटर्न 3 डायमेंशन है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने पैटर्न को कैसे समझाया हुआ है। वो बोलते हैं मान लो हमने फर्श के ऊपर टाइल्स लगाई, तो टाइल्स को एक के बाद चाहे मल्टी कलर डिज़ाइन या नॉर्मली हमने टाइल्स लगाई, हर टाइल के सेंटर को एक पॉइंट दे दो, हर टाइल के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट लगा दो। जब एक ही साइज़ की बहुत सारी टाइलें देखोगे आपको पूरे रूम में पॉइंट्स दिखेंगे। तो जब इस सॉलिड का एक्सरे के साथ इमेज बना के देखी गई तो जो तुम्हें अरेंजमेंट दिखा, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, पैटर्न है, इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। हाँ जी, फिर से बोलिए, स्पेस लैटिस क्या है। ध्यान से समझो, स्पेस लैटिस एक इमेज है। ये एक इमेज है, इमेज जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंप्रेशन लेके उतार ली। हर किसी भी चीज़ की आप इंप्रेशन ले सकते हो। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके अरेंजमेंट को हम एक्सरे से स्टडी करते हैं और एक्सरे को फिल्म पे उतारते हैं। आपने देखा है बहुत बार।
तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये लैटिस स्पेस लैटिस है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल, इसका मतलब इसमें 3 एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि इसका लैटिस पॉइंट्स का। अब ये लैटिस पॉइंट क्या है, ये देखो हर एक पॉइंट जिस पे हमने कांस्टेंट पार्टिकल रखा हुआ है, कांस्टेंट पार्टिकल सबको पता है, आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और मेटेलिक में कर्नल हो सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स पे वो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो फिर से बोलता हूँ, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स एक से ज़्यादा है ना, विच शो हाउ द कांस्टेंट पार्टिकल्स Cp आर एक्चुअली अरेंज्ड इन क्रिस्टल। इसमें अगर आप NaCl का क्रिस्टल किचन में या लैब में आप ऐसे यूं देखोगे, आपको कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये नेक्ड आई से दिखते हैं, एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हमने इसको मैग्नीफाई करके देखना होता है, एक्सरे के बाद मैग्नीफाई करना। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इमेज से पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये इमेज जो है ये स्पेस लैटिस है, ठीक है। फिर से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स विच शो हाउ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एक्चुअली अरेंज्ड इन क्रिस्टल, दिस क्रिस्टल सॉलिड। ओके, नई बात, लैटिस पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको अभी जो डेफिनेशन बताई है, ये स्पेस लैटिस की डेफिनेशन बताई है। स्पेस लैटिस, लैटिस का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेस का मतलब अपने आसपास में, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल का लैटिस अरेंजमेंट। अब लैटिस पॉइंट क्या है, दीज आर द पोजीशन। अब देखो पोजीशन, ये सारे आपको पॉइंट दिखते हैं, दीज आर द पोजीशंस। पोजीशन और भी हो सकती है, अभी तो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट की है। पोजीशन इन द इमेज जो स्पेस लैटिस है, वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑक्यूपाइड। तो ये लैटिस पॉइंट होते हैं। 2 बातें हमने सीखी कि लैटिस पॉइंट से स्पेस लैटिस बनता है, और स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट होते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। बेसिकली स्पेस लैटिस इज द इमेज। ओके, अब अपने इसी में ही एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ, ये लो हाईलाइट कर दी, ये इस कलर से मैंने हाईलाइट की। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बॉक्सेस से दिखते हैं आपको। वैसे बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज मैंने बोला, बॉक्सेस गलत है बोलना, ये यूनिट सेल होते हैं। चलो, इसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस से देख रहे हो, देखो कैसे, एक ये रहा ऐसे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया अभी, क्योंकि अभी मैं एक को हाईलाइट करता हूँ, आप ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 है। ये एक के ऊपर स्टेकिंग है, चिने हुए हैं। हर बॉक्स एक ही जैसा है, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, क्योंकि रेगुलर पैटर्न है। क्रिस्टलाइन में होते रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल इज क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया, जो मैंने बार बार जिसको रिपीट किया तीनों डायरेक्शन में, ताकि मुझे पूरा स्पेस लैटिस मिले, और वो एक सॉलिड है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ओके, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। ये वाला एक यूनिट सेल है, आप लोग यहाँ पर ऐसे एरो लगा के लिख भी सकते हो कि ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल। एक बार बताता हूँ, हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एक ही जैसे यूनिट सेल होते हैं, ये सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के, मतलब किसी एक क्रिस्टल में, अगर क्रिस्टल ही 2 डिफरेंट है उसमें तो अलग अलग होंगे ही। देखो ह्यूमन बीइंग में पूरे जो सेल हैं, मतलब जो सेल हैं, बॉडी के सेल, माइक्रोस्कोपिक यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक, उसमें DNA मटेरियल सेम रहता है, क्योंकि वो सिंगल सेल से मल्टीप्लाई होके आगे आगे डेवलप होता है, ग्रोथ होती है, बड़ी बॉडी बनती है, ठीक है। तो अगर मैंने पूरे इस सॉलिड को स्टडी करना है, बहुत सिंपल सी बात है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने एक चीज़ को, इसको उठाना, ये इसको स्टडी कर लो, बस बात बन गई, सारे एक ही जैसे तो हैं। तो यूनिट सेल क्या हुआ, ये बेसिकली एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। क्या है, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, बार बार तो आ रहा, देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यहाँ आगे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी है, आगे को भी है।
स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए स्पेस लैटिस विच प्लेस्ड साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। वैसे कई बार ऐसा लिखता है विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन, बार बार एक 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 बात रखो। जैसे अपने बिल्डिंग बनानी हो तो उसमें हम ईंटें यूज़ करते हैं, वो जो ईंट है एक, वो उसका यूनिट सेल है। तो अगर हम सारी बिल्डिंग में स्टडी करना मटेरियल कैसा है, कुछ ज़्यादा उसमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, एक ईंट उठाओ उसका मटेरियल देख लो, क्लियर हो जाएगा बिल्डिंग कैसी है। ओके, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए स्पेस लैटिस विच प्लेस साइड बाई साइड टू गेट 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। और ये सेम टाइप के होते हैं। तो क्या एक चीज़ और, ये मैंने बॉक्स यहाँ से उठाया, देखिए बेसिकली इसमें यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्टिकल है, ये कॉर्नर हो गए इसके, और बहुत सारी और चीज़ें इसमें। इसका मैंने एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लिया, एक कॉर्नर को मैंने ओरिजिन ले लिया, उस ओरिजिन से 3 एक्सिस निकाले क्योंकि 3 डायमेंशन है। एक एक्स एक्सिस उसमें जो ये था ए है, एक वाई एक्सिस उसमें बी ले लिया मैंने, और एक जेड एक्सिस उसमें सी ले लिया। मतलब ए बी सी इसकी साइड्स हैं, क्या है, ए बी सी इसकी साइड्स हैं, जिनको बाद में बताऊंगा एजेस होते हैं, एज। उसके बाद क्योंकि हर 2 एक्सिस में एंगल होता है, और एंगल भी इन्होंने स्पेशली मार्क किया हुआ है कि आपने अल्फा एंगल को बी सी में लेना, और बीटा को आपने ए सी में लेना, और गामा को ए बी में लेना। इसी तरीके से इन्होंने मार्क किया हुआ है। ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी यूनिकनेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको अप्लाई किया गया आगे। और एक ब्रैग्स क्वेश्चन भी है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर हमने समझा, इसमें एक तो लेंथ है ए बी सी, और एक है एंगल अल्फा बीटा गामा, और ये हैं इसके डायमेंशंस। यूनिट सेल के डायमेंशंस जो मतलब यूनिट सेल की पहचान करने में हेल्प करेंगे, वो 2 हैं, एक लेंथ पैरामीटर और एक एंगल पैरामीटर। क्या है, 2 हैं एंगल पैरामीटर। लेंथ पैरामीटर ए बी सी है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस में रिस्पेक्टिवली। एंगल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा, और वो आप चेक कर लो अल्फा किस में है, बी और सी में, और बीटा किस में, ए और सी में, और दूसरा ए और बी में। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 एंगल हो गए, और लेंथ ए बी सी होगी। लेकिन अगर कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि ये यूनिट सेल आगे क्रिस्टल सिस्टम को जन्म देती हैं, क्रिस्टल के सिस्टम, और वो 7 टाइप के होते हैं, उनमें से एक आएगा क्यूबिक। क्यूबिक कब आएगा, क्यूब का मतलब सब कुछ बराबर। जब ए बी सी बराबर हो, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला इक्वल हो, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, उस क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल। तो कहने का मतलब हमने अभी इस पार्ट में 2 बातें मेनली पढ़ी हैं। लो जी, वीडियो रोक के एक बार इसको उतारो, डायग्राम बनाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक ऑफ द सॉलिड स्टेट है। जितना भी कुछ आगे हमने इस पर करना है, मतलब डेंसिटी निकालनी है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, फार्मूले निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने हैं, बहुत चीज़ें और हैं, इंटरेस्टिंग है। तो वो सारी यहीं से चलेंगी। लेकिन ये आप ये वाला सेक्शन उतार के इसमें आप पहले स्पेस लैटिस का डायग्राम बनाओ इस तरीके से, फिर एक यूनिट सेल उसको लेबल करो, और अब मैं आगे इस यूनिट सेल के पार्ट्स बताऊंगा आपको, जैसे कॉर्नर, फेसेस, और बॉडी सेंटर, एज सेंटर, फेस डायगोनल, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो रोक के इतना पार्ट उतार लो और आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ और करना हमने इस वीडियो में, तो इसको सारे को उतार लो। नेक्स्ट पार्ट है यूनिट सेल के पार्ट्स। तो इस पार्ट में हम एक यूनिट सेल के डिफरेंट आगे हिस्से पार्ट डिस्कस करेंगे ये वाले सेक्शन में। देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले ये बताया आपको कि यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल एक लैंग्वेज में ये बॉक्सेस से लगते हैं हमें, बट ये बेसिकली क्या है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जिसको अपने ओवर एंड अगेन बार बार साइड बाय साइड रखते हैं, तो हमें एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर मिलती है। कौन सी, स्पेस लैटिस। तो मैंने अभी ये जो डायग्राम बनाया है, ये क्यूबिक यूनिट सेल का बनाया है। क्यूबिक में ए बी सी मतलब सारी साइडें इक्वल, और अल्फा बीटा गामा सब एंगल इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसका डायग्राम मैंने लेबल कर रखा है, और ये इसका कॉर्नर है क्या है, कॉर्नर है।
जहाँ भी ओरिजिन होता है एक्सिस का वो कॉर्नर होता है। उसके बाद दो कॉर्नर को मैच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं एज। दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन को एज बोलते हैं। कोई से भी दो कॉर्नर देख लो, ये हो गया एज, ये वाला एज, मतलब दो कॉर्नर को जो एक लाइन एक्सिस जोड़े वो होता है एज, जिसको साइड भी बोलते हैं। उसके बाद चार कॉर्नर से एक बनता है क्या, फेस। फोर कॉर्नर, 1 2 3 4 फेस, 1 2 3 4 फेस, 1 2 3 4 फेस। फोर कॉर्नर से फेस बनता है, दो कॉर्नर से एज बनते हैं। उसके बाद पूरे इस बॉक्स का बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट जो किसी भी ऑपोजिट कॉर्नर को इक्वल डिस्टेंस पे कट करे, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है, डायगोनली ऑपोजिट, तो उसको बोलते हैं हम बॉडी का सेंटर। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ये है बॉडी सेंटर। उसके बाद एक फेस पे जो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है उसको जो लाइन जोड़े उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। हाँ जी, क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। और जो बॉडी सेंटर के थ्रू एक्सिस निकले और दो ऑपोजिट कॉर्नर को जोड़े बॉडी डायगोनल के थ्रू, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। डायगोनल दो तरह के हैं, फेस के थ्रू डायगोनल, ये तो साइड होगी, और ये है बॉडी डायगोनल, क्योंकि इसमें आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस इक्वेशन लगेगी, AB स्क्वायर CD स्क्वायर AC स्क्वायर वाली वो लगेगी। लेकिन अभी आप सीखते जाओ छोटी छोटी बातें। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने 6 चीज़ें दिखाई हैं, कॉर्नर, एज, फेस और फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल एंड बॉडी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखा दी। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इसमें कितने कॉर्नर हैं। लो शुरू करें फिर। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, पूरा दिमाग लगाओ मेरे आंसर देने से पहले, एक बार वीडियो रोक के जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हैं, एक यूनिट सेल की बात करता हूँ जो आपको डायग्राम दिखता है। तो एक बार वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के गिनो और ये सारा क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है, पूरा ध्यान से काउंट करना। आई होप कि आपने ट्राई कर ली होगी। मैं इसके आंसर आपको देता हूँ। नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ पर 8 है। क्यों, गिन लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गए। नंबर ऑफ फेसेस, ये देखो एक फेस, 2 3 4, एक पीछे एक आगे, लो जी ये 6 होते हैं। नंबर ऑफ साइड एज गिनोगे तो ये देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 4 खड़ी, तो यही होगी 12। अब आ गया बॉडी सेंटर। ये ध्यान रखना पूरे इस यूनिट में बॉडी का सेंटर एक ही होता है, ये वाला एक होता है सिंगल। बॉडी का सेंटर ऑलवेज 1 होता है। फेस डायगोनल, आप सोचोगे फेस डायगोनल कितने होंगे, देखो एक फेस पे एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, तो एक फेस पे 2 डायगोनल हो गए, 2 गुना में 6 इजिकल टू 12 हैं। एक फेस पे 2 डायगोनल, एक तो ये रहा एक ये रहा, हर पे 2 2 होंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक इस तरीके से, तो ये समझ आ गया। अब आ गया बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या करता है, किसी भी 2 कॉर्नर को जोड़ता है, बॉडी के सेंटर के थ्रू निकलता है। अब कॉर्नर तो 8 है, अब 2 को जोड़ के एक बना तो ये 4 होते हैं, तो लिखो जी 8/2 इजिकल टू ये 4 होते हैं, क्योंकि कोई भी 2 कॉर्नर को जोड़ के हमने एक बॉडी डायगोनल बनाया और इसको जोड़ देना, इसको और इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, हर 2 से एक बॉडी डायगोनल बनता है, तो ये 8 ही है। तो ये 8/2 4 हैं, तो ठीक कर लेना। ये सारे आपके जो आंसर दिए उसको टैली करो, देखो कौन सा गलत हुआ, होना नहीं चाहिए। कॉर्नर 8 है, फेसेस 6 हैं, एजेस 12 हैं, बॉडी का सेंटर रहता ही एक है, और फेस का डायगोनल इसमें 12 हैं, और बॉडी डायगोनल यहाँ पर 4 है। क्लियर हो गया बिल्कुल।
लो जी, ये हमने यूनिट सेल, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके पार्ट और काउंट किए हैं नंबर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आगे काम आनी है। तो जो भी आपने यहाँ समझा उसको उतारो, वीडियो रोको एक बार, फिर से आंसर चेक करो। अब हम करते हैं आगे एक और यूनिट सेल जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये क्यूबिक थी, उसके भी इसी तरीके से हम हिस्से और काउंट करेंगे सारे कि वो क्या चीज़ है। तो वैसे बेसिकली जैसे मैंने ये क्यूबिक बोला, ये 7 टाइप की होती हैं, जिसमें क्यूबिक आ गई, ट्राई क्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहिड्रल है, उसके बाद अपने हेक्सागोनल पढ़नी है, टेट्रागोनल है। ये 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती हैं जो एक यूनिट सेल के पैरामीटर, क्योंकि किसी में ए बी सी इक्वल होगा, ये नहीं होंगे, किसी में ये वाले इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे, किसी में एंगल ये 120 आ जाएगा, किसी में ए और बी इक्वल होंगे, सी नहीं होगा। तो बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बेस पर डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं जिनको हम क्रिस्टल सिस्टम्स बोलते हैं। हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो क्यूबिक है, बड़ा सिंपल सा, ये सारे बराबर, मोस्ट सिमेट्रिकल, और एक हमने हेक्सागोनल करनी, जो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इस पार्ट में हम एक और नए टाइप की यूनिट सेल डिस्कस करेंगे, और वो यूनिट सेल है हेक्सागोनल। अगर अपने ये देखें कि ये वाला यूनिट सेल, इसका डायमेंशन क्या है, बहुत सिंपल। देखो, इस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन माना, ये वाले को, यहाँ के एक एक्सिस ऐसे निकाला, वो एक्स एक्सिस है, और उस साइड में ए है। उसके बाद ये वाला वाई एक्सिस है, उसको मैंने बी माना, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो जेड है, वहाँ सी आ गया। तो ये तो क्लियर है कि किसी भी यूनिट सेल के 3 लेंथ पैरामीटर ए बी सी और 3 एंगल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा होते हैं, और डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग होते हैं। ये एग्जांपल ग्रेफाइट में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट में। यहाँ नोट कर लो, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल यूनिट सेल्स होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है और वो सॉफ्ट है, उसमें लेयर्स होती हैं ऐसी। ये सारे मान लो कार्बन ही है। अब आ गया कि इसमें डायमेंशन कैसी है। लो जी, सबसे पहले देखो, एक हेक्सागन की सारी साइड तो बराबर ही होंगी, चाहे ए है चाहे बी है, तो ए और बी तो बराबर है। लेकिन जो वर्टिकल है, ये वाला डिस्टेंस, ये लॉन्गर है, मतलब ए और बी बराबर हैं, शॉर्टर भी हैं, और सी उससे अलग है, तभी लिखा मैं नॉट इक्वल टू, और सी इसमें लॉन्गर है, ये वाला लॉन्गर है, लॉन्गर है, ठीक है। ये शॉर्टर होंगे अपने आप। अब बात आ गई एंगल की। अब देखिए, जो हेक्सागन का इनर एंगल है गामा, क्योंकि वो ए और बी के बीच में है, गामा ही होता है, वो तो 120 है। देखो लिखा गामा इज 120, इसके चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, तो गामा इज 120। लेकिन अगर हम लोग इस के ऊपर ऐसे वर्टिकल, ये ध्यान रखना, ऐसे मार्कर जैसे आपकी तरफ आ रहा है, तो ये एंगल देखो, ये 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो दिखने में ऐसा दिखता है। तो ये जो अल्फा और बीटा दोनों 90 है और गामा इसमें 120 है। तो मुझे लगता है आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल का डायग्राम देख के ये क्लियर हो गया कि इसमें ए और बी बराबर हैं, इक्वल, सी इसमें लॉन्गर है, मतलब ए बी सी इक्वल बट सी इज़ नॉट इक्वल, और दूसरे नंबर पे एंगल अल्फा बीटा दोनों 90 और गामा इक्वल टू 120। तो ये चीज़ हमने देख ली। बाकी जब एक्चुअल में देखते हैं तो इस पे देखो, ये कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कार्बन फेज के सेंटर पे भी होता है, फिर यहाँ पर कॉर्नर भी है, ये देखो, और फेज के सेंटर में भी है, यहाँ बॉडी सेंटर में 3 एटम पड़े होते हैं। ये आगे डिटेल आएगी। अभी आप लोगों ने क्या करना, उधर जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, इसमें एजेस कितने हैं, इसमें फेसेस कितने हैं, ये आपको आंसर इसका देना है। एक बार डायग्राम बना के वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट, और आप लोगों ने नंबर ऑफ कॉर्नर, मतलब ये जो कॉर्नर्स है सारे, ये गिनो कितने हैं, ये फेस का सेंटर है, ये नहीं, ये वाले कॉर्नर गिनो कितने हैं। फिर नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब 2 कॉर्नर को मिलाने वाले, ये देखो, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सब ये गिनने हैं आप लोगों ने। फिर आपको नंबर ऑफ फेसेस, देखो ये एक फेस है, ये रहा फेस 4 कॉर्नर वाला, ये हेक्सागन भी फेस है। इसमें 2 तरह के फेस हैं, एक
4 कॉर्नर वाला, 1 2 3 ने मिलके फेस बनाया जो मैंने शेडेड किया है। एक ये हेक्सागन वाला, ये भी एक फेस है, ऊपर और नीचे वाले फेस हैं। तो एक बार वीडियो रोको, गिनती उसकी लिखो, काउंट करो इसको। लो जी, आई होप कि आपने वीडियो रोक के इसको काउंट कर लिया होगा और मैं अब आंसर इसके देने वाला हूँ और आप लोगों ने इसके आंसर मैच करने हैं। सबको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मेरे कितने ठीक हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमें 3D व्यू विजुलाइज करना है और उसको देखना है। तो जी सबसे पहले नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर आप चेक करोगे तो देखो 6 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं, तो कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर 12 हैं। पहले कितने थे 8। इसके बाद आ गया एजिज, एजिज देखो 6 ये रहे, 6 इसमें है हेक्सागोनल में और 6 इसमें वर्टिकल है देखो, तो वो कितने हो गए। सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे 12 + 6 = 18। ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं, ये वाले लॉन्गर हैं 6 वाले, ये लॉन्गर है और ये सब एक जैसे हैं। अब आ गया नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस में देखो एक ऊपर है एक नीचे है, 2 तो ये लिख लो हेक्सागन वाले। बाकी आप अगर चेक करोगे तो देखो एक ये है, एक ये वाला है, एक इधर है, मतलब आप गिनोगे तो 6 होंगे। तो टोटल इसके 8 फेसेस हो गए, यहाँ 8 लिखा। ये वाले हेक्सागन हैं, ये फेसेस हेक्सागन हैं और दूसरे जो हैं वो मतलब रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी ये साइडें बराबर हैं और ये वाली साइडें जो हैं ये लॉन्गर हैं। तो ये 6 अलग टाइप के हैं और पैरेललोग्राम बोल दो चाहे, तो ये दूसरे नंबर पे हेक्सागन है। टोटल मतलब आपको अभी 8 याद करना कि इसके फेसेस 8 हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो अभी मैंने आपको यूनिट सेल हेक्सागोनल जो था जिसका एग्जांपल ग्रेफाइट है वो मैंने करवाया। एक इससे पिछले अपने पार्ट में क्यूबिक यूनिट सेल किया है, वो आप उसके 2 एग्जांपल लिख लो। एक तो NaCl, ये क्यूबिक है, ये वाला क्यूबिक अरेंजमेंट है, इसमें सारी साइड्स बराबर हैं, एक एंगल इक्वल है। एक ZnS वो लिख लो, जिंक सल्फाइड और NaCl इसके 2 एग्जांपल लिख लो, इससे पिछले वाले क्यूबिक के, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो वीडियो रोको, इसको आंसर मैच करो, देखो। आई होप के सबके आंसर ठीक होंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लो। पूरा ध्यान से इसको देखो, चेक करो कि ये यूनिट सेल हमने डिस्कस किया। ऐसे ये 7 हैं, अभी मैंने 2 ही किए हैं, मेजर अपने सिलेबस में 2 ही हैं, बाकी भी आगे करते रहेंगे। तो वीडियो रोको और चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट कि यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सा कहाँ पर है, और यूनिट सेल की आगे क्यूबिक की टाइप कितनी है। चलो जी वो पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है उनके पैरामीटर डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बताया कि एक स्पेस लैटिस में यूनिट सेल्स होते हैं, उन यूनिट सेल्स के एंगल एंड लेंथ पैरामीटर होते हैं, और वो जो लेंथ और एंगल पैरामीटर हैं उनकी बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब उसमें बहुत डिफरेंशिएशन है। उनके बेस पर टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। सबसे पहले क्यूबिक। क्यूबिक एक क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें लेंथ ABC इक्वल है और अल्फा बीटा गामा आपस में और 90 के इक्वल है। मैंने अभी करवाया इससे पहले डायग्राम में। दूसरा क्या है हेक्सागोनल, उसमें A = B, C नहीं है, C लॉन्गर था, डायग्राम देख लो इससे पिछले वाला। अल्फा बीटा 90 और गामा 120। इसके बाद आ गया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, लेंथ कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब AB, B और C सब आपस में डिफरेंट है, एंगल बराबर है, मतलब यहाँ पर एंगल दोनों में 90 है, लेकिन ये सब बराबर, ये बराबर नहीं, ये थोड़ा ऐसे कंपैरिजन आपने कर लेना। अब अगर ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है, ना तो कोई लेंथ बराबर, सब ABC अनइक्वल, और ना ही कोई एंगल बराबर, आपस में भी नहीं, 90 के बराबर भी नहीं। मोस्ट इर्रेगुलर ट्राइक्लिनिक होती है, मोस्ट इर्रेगुलर मतलब जिसमें कोई लेंथ आपस में इक्वल नहीं, कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं, ये ट्राइक्लिनिक है। और मोस्ट रेगुलर क्यूबिक होती है। ठीक है, इसके बाद आ गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, एंगल तो बराबर है 90 के, लेकिन A और B इक्वल है, C इसमें अनइक्वल है। ठीक है, अब आ गया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है, ABC इक्वल है, अल्फा बीटा गामा वैसे इक्वल है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है।
लास्ट आ गया मोनोक्लिनिक, इसमें ए बी सी अनइक्वल हैं, अल्फा और गामा 90 है, बीटा 90 के बराबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सी बात है। आप लोगों को क्यूबिक याद कर लेना, हेक्सागोनल याद कर लेना, ट्राइक्लिनिक याद कर लेना, समझ आ गया सबको। ऑर्थोरोम्बिक इसलिए याद कर लेना क्योंकि उसमें लेंथ बराबर नहीं है और ये वाला बराबर है। बाकी अभी टेम्परेली इनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। सिलेबस में वैसे क्यूबिक और हेक्सागोनल क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 और ऐड करवा दिए, ऐसा बता दिया ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट इरेगुलर। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के। और इसका बेसिस क्या है? एंगल और लेंथ पैरामीटर की डाइवर्सिटी। अब देखिए जितने भी यूनिट सेल हैं क्रिस्टल सिस्टम में वो आगे कौन कौन सी टाइप हैं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी यूनिट सेल में बनाते हुए हमने उसके लैटिस पॉइंट देखने होते हैं और उन पे होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब देखिए यूनिट सेल के एज भी हैं, यूनिट सेल के कॉर्नर भी है, यूनिट सेल की बॉडी सेंटर भी है, यूनिट सेल का फेस सेंटर भी है, उसके डायगोनल्स भी हैं। अब कांस्टेंट पार्टिकल तो कहीं भी हो सकता है। कांस्टेंट पार्टिकल अगर सिर्फ कॉर्नर पे ही हो तो उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। मतलब अगर कभी आप इस टाइप से यूनिट सेल बनाओ और उसके ऊपर सिर्फ एटम कॉर्नर पे ही रखो तो वो बनेगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसको मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा। प्रिमिटिव मतलब बेसिक, सिंपल। कॉर्नर के बिना तो यूनिट सेल बन ही नहीं सकता। और ये ध्यान रखना ये वाला जो सिंपल है ये सब में होता है, क्यूबिक में भी, हेक्सागोनल, क्योंकि सब में कॉर्नर तो ऑक्यूपाई होंगे ही। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट सेल भी हैं जिसमें एटम कॉर्नर के बिना किसी जगह पे और भी होगा सेंटर्ड, मतलब कॉर्नर के बिना किसी और जगह पे। और जगह कौन सी होगी? बॉडी का सेंटर। एट द सेंटर ऑफ बॉडी अलोंग विद कॉर्नर। बॉडी के सेंटर में भी कॉर्नर के साथ, कॉर्नर पक्का याद रखना, ये इसके बिना नहीं यूनिट सेल बन सकता। फिर फेस सेंटर मतलब सारे सेंटर ऑफ ईच फेस एंड कॉर्नर। कॉर्नर तो पक्का ही है क्योंकि सिंपल बनाने के बाद हम उसका बॉडी सेंटर बनाएंगे, उसी के बाद उसका फेस सेंटर बनाएंगे। और एंड सेंटर क्या है? 2 एंड, मतलब किसी भी 2 ओपोजिट फेसिस पे कॉर्नर के साथ। तो मैं इन तीनों का डायग्राम अभी अलग से बनाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, तीनों का डायग्राम बनाता हूं। लो जी फिर से सुनिएगा। यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं सिर्फ कॉर्नर वाले, जहाँ सेंटर्ड होते हैं वो बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर, एंड सेंटर ऐसे हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट वैरायटी आएगी। इसके लिए वर्ड मैं B यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं वर्ड F यूज़ करूँगा, इसके लिए हम E यूज़ करेंगे। ये इसके लिए एक लेटर लिख दिया मैंने। एक ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टाइप का यूनिट सेल है जो सब क्रिस्टल सिस्टम है, तो आंसर इसका है प्रिमिटिव। ठीक है, क्योंकि कईयों में बॉडी सेंटर नहीं होता, कईयों में फेस सेंटर नहीं बनता, कईयों में एंड सेंटर नहीं बनता, कईयों में चारों ही बनते, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो ये तो पक्का ही है। तो एक ध्यान रखना बस, कॉर्नर हर एक में होगा और अलॉन्ग विद कॉर्नर बॉडी पे है तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर का मतलब सिर्फ 2 में, ऑपोजिट में। ठीक है, लो जी ये बात हमने बहुत इंटरेस्टिंग नोट की है। तो आप लोग इस वीडियो के ये वाले सेक्शन उतारो, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितने के मैंने यहाँ लिखे हैं ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट है। और आप लोगों को ये याद कर लेना, कंपैरिजन इसमें किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट सेल की तो टाइप लिख ली, अब क्यूबिक यूनिट सेल किस में एग्जिस्ट करता है वो हमने देखना है। एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने क्यूबिक यूनिट सेल अलग से करूँगा, एंड सेंटर में यहीं बना देता हूँ, ऐसे एंड सेंटर में यहीं बनाता हूँ। हम लोग कोई बात नहीं, आगे भी कहीं करेंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें कॉर्नर पे तो एटम है ही, ये देखो, ठीक है। और किसी 2 फेस में ऐसे ऑपोजिट, चाहे ऊपर नीचे चाहे आगे पीछे, किसी 2 पे रखने हैं, तो ये बन गया एंड सेंटर। तो इनके में आगे बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तो दोबारा से फिर बनाऊंगा, लेकिन एंड सेंटर का डायग्राम बना लो कि किसी 2 पे ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट में होता है अलॉन्ग विद कॉर्नर। लो जी बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये डायग्राम मैं आगे फिर बनाऊंगा और हम उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस करेंगे कि एटम्स कितने हैं पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन करने के बाद। तो वीडियो रोके ये सारा पार्ट उतारो एक बार,
करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्यूबिक यूनिट सेल की आगे टाइप्स। तो इस सेक्शन में क्यूबिक यूनिट सेल के आगे कितने टाइप हैं। मैंने पहले बोला जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन के बेस पे, जा वो सिंपल है, जा फेस सेंटर्ड है, जा बॉडी सेंटर्ड है, जा ऐसे होते हैं। क्यूबिक ये 3 टाइप के होते हैं। क्यूबिक का सबसे पहले मतलब ए बी सी इक्वल और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक। डायग्राम देखो ध्यान से। इसमें सिर्फ क्या होता है, सारी साइडें और सब एंगल बराबर हैं, बट एटम एट द कॉर्नर पर ही है। मतलब ये सिर्फ कॉर्नर पर ही है और कहीं नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक हुआ। सिंपल क्यूबिक का मतलब एटम एट द कॉर्नर ओनली, 8 के 8 कॉर्नर पे एटम होगा, या कांस्टेंट पार्टिकल होगा, मतलब मॉलिक्यूल कर्नल जो भी चीज़ है वो कॉर्नर पर ही होगा। दूसरे नंबर पे आ गया ये बी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड। उसमें क्या होगा, कॉर्नर पे भी है देखो, और एक एटम या एक कांस्टेंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी है। यहाँ पर देखो कॉर्नर पे तो है ही सारा जैसे पहले था, बट यहाँ पर भी है, उसको बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। फिर आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब एक ऐसा क्यूबिक जिसके फेस के सेंटर पे भी हो, ये वाला, जैसे ये वाला, ये फेस के सेंटर पे है, तो इसको बोलते हैं FCC। एक और नेम बहुत फेमस है CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। लो जी, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, ये इसको CCP बोलते हैं। आगे जाके मैं मतलब बताऊंगा इसका ये ऐसा क्यों लिखा, बट FCC का दूसरा नेम CCP होता है। FCC का दूसरा नेम CCP होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। मतलब एक क्यूबिक का ऐसा पैक्ड जिसमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो, उसको CC बोलते हैं। क्लोज्ड पैक का मतलब मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई क्यूबिक का। तो मैंने क्यूबिक के 2 लिखे हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये आपने 3 ही याद रखने, इसमें एंड सेंटर्ड कभी नहीं होता, एंड सेंटर्ड किसी और में होता है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने डायग्राम बना दिया है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल आगे 3 टाइप का होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये डायग्राम आराम से बना लेना। अब चलते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, मतलब शेयर ऑफ एटम या कांस्टेंट पार्टिकल एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पोजीशन। पहले ये बता दूं एटम कहाँ कहाँ हो सकता है। एटम कॉर्नर पे हो सकता है, एटम बॉडी के सेंटर पे हो सकता है, एटम फेस के सेंटर पे हो सकता है, एटम एज पे भी हो सकता है। मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है इसकी जगह कोई भी हो सकती है, कॉर्नर भी, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी, इवन एज सेंटर भी, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो शुरू करता हूं। जब कभी कोई कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन मतलब हिस्सा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, ये बात आपको मॉडल से सिखाऊंगा। ये जो मॉडल आप देख रहे हो इसमें आगे 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। देखो ध्यान से नोट कीजिएगा, 4 नीचे, टोटल इसमें आगे 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं। मतलब ये पूरा एक 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया। अब टेढ़ा ये यहाँ से देखना, ये जो इसके बिल्कुल सेंटर पे है ये बॉडी का सेंटर है। मतलब ये वाला एक ऐसा कॉर्नर है जो 8 का कॉर्नर है, और ये वाला जो है ये 8 के हिस्से में आया। मतलब इसके हिस्से में भी, इसके हिस्से में भी, ऊपर वाले के भी, इसमें भी, नीचे भी, इधर भी। और मतलब ये वाला जो है, आप फिर से ध्यान से नोट कीजिए, ये वाला ये 8 के हिस्से में आया। इसका मतलब इसका 1/8 इसके हिस्से में है, 1/8 इसके हिस्से में है, और 1/8 इधर है, 1/8 इसका यहाँ है, 1/8 इसके इधर नीचे वाले में भी है। मतलब ये जो कॉर्नर है ये 8 के हिस्से में है, 8 के। पूरे ध्यान से नोट कीजिएगा, कॉर्नर वाला क्यूबिक का 8 के हिस्से में होता है। थोड़ा सा और मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से 2 लाइनों को कट किया है। ये एक कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, हम यहाँ बैठे हैं, ये देखो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर की तरफ देखना है। ये वाला कॉर्नर
जिस रूम में आप बैठे हो उसमें भी हिस्सा है, इसके साथ भी एक रूम है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके साथ ये भी है और यहाँ पर ये भी है। ये तो चारों रूम एक फ्लोर में हो गए, एक फ्लोर में हो गए। आप जिस रूम में बैठ के ये देख रहे हो, आप उस रूम का, जहाँ क्लासरूम बैठे हो, जहाँ अपने घर में बैठे हो, जहाँ भी ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके रूम में कहीं ना कहीं इधर टेढ़ा कोई कॉर्नर होगा और वो कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर इस रूम से भी साझा है, इस पे भी और इस पे भी। चार तो हो गए एक फ्लोर पे। अगर मैं इसके ऊपर भी 4 कमरे और बना दूं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये वाला जो कॉर्नर है, इसकी ईंटें ये 8 रूम के साथ शेयर हो जाएंगी। किसके? 8 रूम के साथ शेयर हो जाएंगी। ध्यान से सुनने वाली बात है। 4 नीचे वाली फ्लोर पे, 4 उसके ऊपर वाली फ्लोर पे। तो आप कॉर्नर को ध्यान से देखना। जिस रूम में बैठे, जहाँ क्लासरूम में बैठे आप लोग ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, उस रूम में कोई भी कॉर्नर आप देख लो, वो कॉर्नर उसी फ्लोर के 4 रूम से और उसके ऊपर 4 रूम के साथ शेयर होगा। इसको सर्टिफाई करो, ध्यान से नोट करो कि कॉर्नर वाला 1/8 हिस्से में आएगा, क्योंकि वो जो है ये कॉर्नर इसके हिस्से में भी है, ये इधर भी है, ऊपर भी, नीचे भी और चारों ऊपर। तो हमने इसका ले लेना 1/8, कॉर्नर का लेना 1/8। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई आपको। फिर से बताइए मुझे, क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो एटम पड़ा है, क्योंकि वो एक यूनिट सेल नहीं है, साइड में और बहुत सारी है, इधर को भी, इधर को भी, ऊपर नीचे, साइडों में, चारों तरफ। तो वो जो कॉर्नर है, क्योंकि वो साइडों में सबके साथ शेयर है, तो इसका मतलब हमने क्या करना, 1/8 को उस क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल के हिस्से में लेना। तो ऐसा मैंने लिखा, बिकॉज ईच कॉर्नर इज कॉमन और शेयर्ड बाय 8 अदर एडजेसेंट क्यूब्स, हैंस 1/8 ऑफ ईच स्फीयर पर क्यूब। हमने गिनना है, एक नहीं गिनना, 1/8 गिनना है। ये ध्यान से समझ लो। तो ये बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताई आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा पहले बता दूँ, ये तो मैंने 1/8 लिखे सारे, ठीक है, कॉर्नर वाले। तो फिर इसको हमने 1 ही गिनना है, क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा, इसी के अंदर जो फेस के सेंटर में है वो उसको हमने हाफ लेना। हाँ जी, क्या लेना? हाफ। आप सोचोगे हाफ कैसे लिया? इसके अगले सेक्शन में डायग्राम बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा मैं कि इसको हमने हाफ क्यों लिया, क्योंकि आधा इसका, आधा इसका। ठीक है, तो अलग से बनाऊंगा। लो जी, ये जितना मैंने अभी आपको करवाया, इसको वीडियो रोक के पूरा करो। अभी तक मैंने आपको क्यूबिक यूनिट सेल की 3 टाइप बताई हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। और उसके बाद मैंने बताया क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो एटम है उसका हमने कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में लेना है, आंसर 1/8। तो एक बार वीडियो रोक के सारा उतारो, जितना मैंने बोला है सबको अपने वर्ड्स में नोट कीजिएगा। और आगे चलते हैं कि एटम कहीं और है तो कितना कितना काउंट करना है। जैसे बॉडी सेंटर वाला 1, फेस का सेंटर वाला आधा, एज वाला जैसे मैं लिख दूं तो उसको भी हमने 1/4 लेना है। 1/1 में अगले हिस्से में ये सारी बातें बताता हूं। तो ये वीडियो रोक के नोट कर लो और आगे चलते हैं हम और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो अब इस सेक्शन में जो बाकी जगह है उन पे जब अपने कांस्टेंट पार्टिकल रखेंगे, सिंपली इसको मैं एटम बोलता हूं, तो उनका हमने कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में लेना है। तो सेकंड वाला है एट द सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी वाला देखो बॉडी के सेंटर में है और किसी के साथ शेयर नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखा नॉट कॉमन विद द अदर, इसलिए हमने उसको 1 लेना है। मतलब बॉडी के सेंटर वाले को पूरा हमने 1 लेना है, कॉर्नर वाले को तो हम पहले 1/8 मान ही चुके हैं। अब आ गया फेस का सेंटर। फेस का सेंटर का मतलब जैसे हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये दूसरी है, तो यहाँ जो फेस था वहाँ मैंने एक एटम रखा हुआ है। तो ये जो फेस है ये इसके हिस्से में भी है, इसके साथ भी कॉमन है। तो इसका मतलब जो एटम यहाँ पर है उसका आधा हमने यहाँ काउंट करना, आधा इसलिए, तो ये रहा 1/2। जैसे एक रूम में एक दीवार है, आप जिस रूम में बैठे पढ़ रहे हो उसकी दीवार की तरफ देखो, चाहे इधर चाहे इधर, वो दीवार सिर्फ जा तो आप जिस रूम में बैठे हो उसकी कॉमन है, या उसके साथ वाले की। तो मतलब वो दीवार सिर्फ 2 रूम के साथ ही कॉमन है, और उस दीवार की ईंट को हमने 2 रूम के हिस्से में डिवाइड करना, इधर और इधर।
तो ये इसीलिए हाफ हाफ काउंट हुआ है। अब आ गया एज का सेंटर क्या लेना है क्यूबिक यूनिट सेल में। देखो हेक्सागोनल में कुछ और होती बातें, लेकिन अभी मैं क्यूबिक करवा रहा हूँ। हमने इसका 1/4 लेना है, ध्यान से समझो। इसमें 4 यूनिट सेल हैं, एक ये और एक ये। ये वाला इसका एज लिया मैंने, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड वाला, उसके एजेस में एक एज ले लिया, उस पर मैंने एज पे एक रखा हुआ है एटम। तो आप देखिए ये वाला एज इसके हिस्से में भी है, इसके हिस्से में भी है, इसके हिस्से में भी है, इसके हिस्से में भी है। तो एज जो होता है वो 1/4 हमने कंट्रीब्यूट करवाना है एक यूनिट सेल के हिस्से में, क्योंकि 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4। हमने ये देखना वो कॉमन कितने एडजेसेंट यूनिट सेल से, जितने भी कॉमन होंगे उसको डिवाइड कर देना बस। 4 से कॉमन है 1/4, 8 से कॉमन है 1/8, 2 से कॉमन है 1/2, किसी से कॉमन नहीं है 1 का 1, 1/1 1। तो ये हमने एज सेंटर भी आपको बता दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने एटम्स देखने हों, क्या देखने हो, एटम्स देखने हों, तो हम क्या करते हैं, जो कॉर्नर पे है n/c को हमने 8 से डिवाइड करना, और जो बॉडी सेंटर है वो हमने 1 से डिवाइड करना, और जितना भी नंबर ऑफ एटम एट द फेस सेंटर है उसको हमने 2 से डिवाइड करना, और जितने भी एज पे हैं उसको हमने 4 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर ये डिवीज़न वाला फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे जो एटम है, नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर, उसको हमने 1/8 से करना। तो ये हमने बेसिकली एटम निकालने का तरीका सीखा है। तो वीडियो रोको एक बार, 3D व्यू है, पूरा ध्यान से सीखो इस चीज़ को। और आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ, छोटा सा टॉपिक है कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ते हैं। लो जी, वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन पूरा करो। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्नर वाले को 1/8, बॉडी सेंटर वाले को 1, फेस सेंटर वाले को 1/2 और एज वाले को 1/4। अभी मैं क्यूबिक की टाइप कराता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीज़ उतारो और नेक्स्ट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इस पार्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे, है वो कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाला है। आज के इस वीडियो में जो चीज़ें आपने समझी उसकी एप्लीकेशन है। तो कौन सी चीज़ हमने समझनी, वो है नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट स्फीयर्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स, स्फीयर, कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। लो जी, सबसे पहले इसको हम रैंक भी बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कई बार जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं हम लोग। जेड एक वैल्यू है, इसका कोई एटॉमिक नंबर से लेन देन नहीं है। ये एटम्स है पर यूनिट सेल। कैसे, देखो ये सिंपल क्यूबिक है। आप सबको पता है कि सिंपल क्यूबिक में एटम होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे। ये बॉडी सेंटर क्यूबिक है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी। ये फेस सेंटर क्यूबिक है, कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर में भी। और ये एंड सेंटर है, कॉर्नर के साथ 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे 2, सिर्फ कोई सा भी ऊपर नीचे इधर आगे पीछे। तो मैंने आपको ये बताया नहीं अभी। इसमें 8 एटम है टोटल, इसमें टोटल 9 एटम है, इसमें टोटल 8 और 6 14 एटम है, इसमें 8 और 2 10 हैं। सबके माइंड में ऐसा चलता होगा इसका आंसर 8 लिख दूं, इसका आंसर 9 लिख दूं, इसका आंसर 14 लिख दूं, इसका आंसर 10 लिख दूं। बट आंसर रॉन्ग है, आंसर कुछ और है। सोचो वो क्या आंसर है। लो जी समझते हैं। सिंपल क्यूबिंग का क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉर्नर पे ही दिखते हैं। तो हमने क्या करना, 8 को मल्टीप्लाई कर देना 1/8 से, इसका आंसर 1 है। 8 क्यों नहीं, क्योंकि हर कॉर्नर वाला यहाँ पर हमने 1/8 लेना है। तो इसका मतलब इसका आंसर 8 नहीं, इसका आंसर 1 है। बॉडी सेंटर क्यूबिंग का क्या करना, हमने 1/8 × 8 करना प्लस 1 लिख के इजिकल टू 1 + 1 = 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि जो कॉर्नर वाला है वो हमने 1/8 लेना और इसको हमने 1 लेना है। 1/8 8 बार, इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखना है, 9 नहीं लिखना, 2 लिखना है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 1/8 × क्योंकि ये कॉर्नर का हमने 1/8 किया, बॉडी सेंटर वाला पूरा माना और 2 लिख लिया।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या करना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर पे है 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई किया और जो फेस का सेंटर है वो हमको पता आधा होता है, तो 1/2 फेस कितने 6 हैं, तो 1 + 3 = 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 लेने हमने, 14 नहीं लेने, लगता होता 8 और 6 14 14 ले लिया, नो हमने यहाँ पर 4 लेना है। एंड सेंटर में क्या करना हमने, एंड सेंटर में हमने 1/8 को 8 से किया और 1/2 को 2 से किया, 1 + 1 = इसमें भी 2 लेना है। तो ये हमने आज इस पूरे वीडियो में एंड तक ये बात सीखी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पर स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल और कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल हमने कितने लेने हैं। इससे हम आगे मास निकालेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, डेंसिटी निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे। तो ये बात सारी नोट कीजिएगा। सिंपल क्यूबिक में 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2, और ये उसका लॉजिक है किस तरीके से निकालना। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये पूरा करो। आई होप आप लोगों ने आपकी इस वीडियो में फुल एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो इसको उतारो। तो ये था हमारे आज के वीडियो में जितना भी हमने सीखा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। इसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड से शेयर करो और मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम और टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।